जितना भी बुद्ध पुरुषों के बारे में, ऋषि ऋषियों के बारे में पूरी दुनिया के जानकारी मिलती है, और ओशो ने हमें सबके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ओशो जैसा अद्वितीय सद्गुरु, अद्वितीय रहस्यदर्शी संबुद्ध तो कोई नहीं। चीजों को, हर घटना को कितने आयाम तक से और कितने गहराई तक देखने की पैनी दृष्टि किसी में नजर नहीं आती जो ओशो के पास है। फिर उसके बाद में जितने ध्यान प्रयोग और थेरेपीज उन्होंने बनाई, एक समुद्र ने इतना काम किसी ने नहीं किया। और फिर पूरी पृथ्वी के श्रेष्ठतम प्रतिभावान लोगों को अपने पास बुलाकर उनका श्रेष्ठ निकलवाया, चाहे वो संगीत हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे वो थेरेपीज हो, मनोविज्ञान हो, जिस भी क्षेत्र का, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक व्यक्ति के पास पूरी दुनिया के इतने जीनियस इकट्ठे हुए, इतने आर्टिस्ट, इतने कलाकार, इतने सृजनकार। फिर उसके बाद में ओशो की वाणी में इतना बल, इतनी ताकत और स्थापित शक्तियों पर उनकी ऐसी करारी चोट कि पूरी दुनिया के लोग कांप उठे। चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो सांप्रदायिक ताकतें हो, चाहे वो जो भी मानव को उसकी गरिमा से नीचे गिराता है, जो उसका शोषण करता है, हर उस कार्य पे ओशो ने मूल में जाके उसको उखाड़ने का काम किया। ऐसा काम पहले कभी किसी ने नहीं किया। और इतने दुनिया भर के लोगों को अपने पास बुलाना, इतनी यात्राएं करना, इतनी किताबें पढ़ना, इतने लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना, फिर उसके बाद में इतना उनके तो इस बारे में तो घंटों बोलो तो कम नहीं। ओशो ने कितना कुछ किया, लेकिन ओशो इन सब बातों के साथ ही कितने व्यावहारिक व्यक्ति हैं। लोक जीवन में जो व्यावहारिकता की जरूरत पड़ती है, सीखने की चीज है। जब भी वो बाहर आते, जब भी किसी को देखते तो प्रणाम करते, चाहे वो कोई भी। फिर जितने लोग उनके आसपास आ रहे थे, उन सब की चीजों का एक एक चीज का वो ध्यान रखते, किसी को भी तकलीफ ना हो, इतना तो उनको ख्याल रहता। और जब उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने में आती है, पढ़ने में आती है, जो कि किस तरीके से उनने हर चीज का उनको ध्यान चला जाता था कि यार यहाँ रहने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो रहने में दूसरे लोगों को दिक्कत आएगी, तो किसी को अपने कमरे में रहने के लिए बुला लेना। अब ये एक छोटी छोटी बात है। मैं अपना अनुभव सुनाऊं, मैं जब भी पूना जाता था तो अब ठीक है, अब कोई इतनी समझ तो थी नहीं, कोई भी ऐसे इतने पैसे आ जाते थे कि वहाँ का किराया हो तो वहाँ चले जाते थे। और फिर एक भरोसा होता था कि वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी, खाना पीना ये वो सब, और वो हो जाता था। कैसे होता था पता नहीं। मुझे बाद में बताया कि ओशो जब देखते थे प्रवचन में कि कौन है क्या है, तो वो उसका भी ध्यान रखते थे। अब एक बार शीला जैसी क्रूर महिला आ गई थी, जिसके अंदर दया नाम की चीज, विनम्रता नाम की चीज या इंसानियत नाम की चीज तो ढूंढे में से भी नहीं मिल गई। महाअहंकारी, शक्ति के मद में बिल्कुल पागल, बात भी ठीक से नहीं करती। उसने मेरे को एक तरीके से अपमानित कर दिया। मेरी छोटी आर्थिक स्थिति, और मेरे से पूछा पैसे कितने, और मैंने
थोड़े से पैसों को मैंने तो भैया मेरे पास में पैसे हैं। तो उसके लिए तो वो चाय पीने जैसे भी नहीं थे। तो यस, उसने मेरे को अपमानित किया एक तरीके से और धुतकार दिया। तो ठीक है, मेरे को तो वहाँ रहना था, तो मैंने कहा जो होगा होगा, रहूँगा तो नहीं। तो मेरे को मैंने काम करना शुरू कर दिया और प्रवचन में गया 1 दिन 2 दिन, और 2 या 3 दिन निकले होंगे। एक विदेशी लड़की मेरे को ढूंढते हुए आई। अब मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था। शीला ने जिस तरीके से मुझे धुतकार किया था, तो किससे मैं पूछूँ और किससे कहूँ? मुझे तो ये भी पता नहीं चलता था कि किसी को यहाँ कुछ कह सकते, तो मैंने किसी को भी नहीं कहा था। अपने टर्म से थोड़ी जो व्यवस्थाएं मैं कर सकता था, क्योंकि एक इंसान थे, उनके यहाँ उनको चौकीदार की जरूरत थी। यरोड़ा में गली में उनका घर था, चौकीदार। तो उन्हें किसी को कहा होता है कोई चौकीदार हो, तो मेरे को संयोग से पता चला कि भाई कि मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं उनके यहाँ चौकीदार बन गया। बाहर बगीचे में एक पत्थर पे, क्योंकि ओढ़ने का सिर्फ फटा चादर था और कुछ नहीं था मेरे पास। तो पर कुछ दिन 2-3 दिन गुजरे होंगे कि एक विदेशी लड़की आई। मैं काम कर रहा था, मेरे से पूछा कि भाई किससे पूछी, संतोष कौन? तो बोले ये, और मेरे खाने का फुटपाथ देके चली। बोले ये तो खाने का दोनों टाइम, क्योंकि खाना भी बहुत महंगा पड़ता था और उतने पैसे भी नहीं होते थे। खाने के बारे में मैं एक बात मजेदार बताऊँ। उस वक्त पूरे गांव पार्क ऐसा नहीं था, शांत था, जंगल था और आसपास कोई बिल्डिंगें नहीं बनी थी। तो पैदल हम सीधे रेलवे स्टेशन चले जाते, तो वो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता था। अब बहुत बिल्डिंगें बन गई, कॉलोनी आ गई, तो सीधा रास्ता नहीं बचा, बहुत दूर पड़ गया। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मधुरा। वो रेस्टोरेंट पूरा सन्यासियों से भरा होता था, सारे भगवान होते थे, और वो 2.5 रुपए में 18 पूड़ी खिलाता था, 2-3 सब्जियाँ, दही वगैरह सब। और ऐसा स्वाद, एक तो साले सुबह से उम्र भी छोटी थी और सुबह से उठ के डायनेमिक भी कर लिया, ये भी कर लिया, रात को नाच भी लिया, तो भूख भी बड़ी जोरों से लगती, तो नाश्ते फास्ते तो हमारे पास में होते नहीं थे। तो ऐसी वो गरम गरम चोपड़ियाँ और ऐसा स्वाद कि मैं आज भी मुंह में पानी आता उसको देख। मैं बहुत सालों बाद एक बार उधर से निकला तो उस मधुरा रेस्टोरेंट को देखा, अभी कुछ साल पहले। तो मैं गया था, उसके मालिक से मैंने बात भी की। मैंने कहा क्या तोड़ था वो भी? तो बोला हाँ यार स्वामी जी। उसने बैठ के मेरे को बड़े प्रेम से चाय वाय पिलाई अपने उससे। तो वो हमारा था, मधुरा जाके वहाँ पे खाना खा के आते थे। तो और तो पूना आश्रम के आसपास तो कुछ भी नहीं था। पेट्रोल पंप के पास में ठेला गाड़ी लगती थी, वहाँ पे बड़ा पाव चाय मिलती थी, तो 50 पैसे 1 रुपये में हमारा नाश्ता पानी हो जाता। तो ऐसे ही चलता रहता था। और फिर उसके बाद में ये जो नॉर्थ मेन रोड जिसे कहते हैं, वो कच्चा रास्ता था, वो पक्का रास्ता नहीं था, धूल भरी पगडंडी थी। और ये जो जर्मन बेकरी और ये सब बिल्डिंगें दिखती, यहाँ पे खेती होती थी, हमने आंखों से खेती होते देखे वहाँ। तो बाद के समय में कुछ ठेला गाड़ियाँ वहाँ लग गई थी, वो रोटी सब्जी बना के खिलाती, चाराना 50 पैसे वो भी खाते थे। तो काफी उस टाइम का एक दौर था। तो जब मेरे को ये बताया, मैं तो बाय चांस की बात है, एक बार किसी ओशो के जो काम देखने वाले उनमें से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि कैसे मेरे को उस दिन खाने पीने के पास मेरे को मिल गए। मैंने तो किसी को कही, तो मेरे को बताया गया कि ये सब ओशो ध्यान रखते थे, ओशो ध्यान रखते थे, प्रवचन देख लेते थे कि इसके पास तो खाने को कुछ नहीं है। तो इतना व्यावहारिक व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस वक्त तो कम्युनी आश्रम जो भी कहते थे, बाहर जाते थे काम से, और मान लो कि वो आने में लेट भी हो जाते थे, तो उसने पूछा कि जो लेट आते हैं उनके खाने का क्या होता है? तो बोले कि खाने का कुछ रख लेते हैं, कुछ न कुछ होता है। तो बोले कि माइक्रोवेव मंगाओ।
वो जब आए तो खाना गर्म करके उनको दिया। तो जितनी ओशो ने एक एक व्यक्ति की एक एक चीज का ध्यान रखा, कभी इस पे अगर शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए, क्योंकि अनगिनत लोग हैं जिनको ओशो ने इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से अपने उसमें रखा, उनके खाने पीने की, कपड़े लेते की, उनके पॉकेट मनी की, उनके इलाज की, उनकी किसी तरीके की चीज़ों की, जैसा ओशो ने ध्यान रखा उन कैसे कर सकते जो जिनके पास कोई लाखों लोग आ रहे हो। और निश्चित रूप से एक प्रेरणा बनी बहुत लोगों के लिए। ओशो के आसपास ऐसे बहुत लोग रहे जिनने हमेशा ना दूसरे लोगों का बहुत ध्यान रखा। भाई एक व्यक्ति पैसे से कुछ देता है, एक व्यक्ति शरीर से कुछ देता है, एक व्यक्ति काबिलियत से कुछ देता है, सबका संग में सहयोग होता है, सभी के सहयोग से संग निर्मित होता है। और साथ ही हाथ बटाना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जहां जिसको जरूरत होती है उस तरीके का साथ मिलता चला जाता। और ओशो ने ये प्रेरणा दी सभी को। तो चाहे उनने जब वर्ल्ड टूर किया हो, चाहे वो अमेरिका में रहे, अब अमेरिका में इतने लोग आ रहे हैं, वो कार से निकल रहे हैं, हजारों लोग कतार बना के खड़े हैं, और उनको गाजर बाबा दिख जाते हैं बिहारी। बड़े मजेदार आदमी थे वो, जो भी मिले हो, शोभा की शादी है, जो भी को गाजर स्वामी से, गाजर बाबा से मिले हो, लाजवाब इंसान। मेरा हूँ उनके साथ में सुबह उठ के वो खुद को ही आवाज देते थे। अब मुझे नाम नहीं, उनका असली नाम तो क्या था, गाजर बाबा, वो खुद को जैसे कि संतोष उठ गया, हाजी उठ गया तो बड़ा मजेदार आदमी थे। तो अमेरिका चले गए थे, तो अमेरिका में उस भीड़ में ओशो ने गाजर बाबा को पहचान लिया। और फिर उसके बाद मैं पूछताछ करके उनके खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्थाएं की। तो जो ओशो का व्यावहारिक पक्ष, एक तो कि वो बुद्ध है, कुर्सी से बोल रहे हैं, पूरी मानवता को एड्रेस कर रहे हैं, ध्यान थेरेपिस्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड के जो बेस्ट कलाकार और जीनियस आ रहे हैं उनको उनकी प्रतिभा का बेस्ट निकलवा रहे हैं, कितने कुछ। एक जो उनका व्यवहारिक, जैसे कि उनके अपने परिवार के लिए उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा, पूरी जवाबदारी से रखी उन्होंने। ऐसा नहीं कि अरे मैं तो बुद्ध, मेरा कौन सा परिवार। उनके सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था है, उनके घर, ये वो, बच्चों से बच्चों तक के, मतलब जब उसके बारे में सुनने को मिलता तो एक बेहद अच्छे पुत्र भी थे, भाई भी थे, बहन भी थे, सब कुछ था। तो ओशो ने जो अपना एक व्यावहारिक पक्ष जो रोज रोज ओशो के साथ चला, वो अद्भुत है। मैं कहता हूं कि उसके ऊपर एक सचमुच में शोध की जरूरत है कि उस, फिर ये तो मैं व्यावहारिक जगत की बातें कर रहा हूं, खाने पीने रहने की, इसी बारे में, लेकिन फिर सबकी चेतना के उत्थान के लिए जो उन्हें व्यक्तिगत प्रयास किए, एक अकेला व्यक्ति इतना बहु है, इतना बड़ा उसका कलेजा, पूरी दुनिया में ललकारता है हर चीज को। और फिर उसके बाद में कितने सारे, और 58 साल की उम्र में तो वो शरीर चला गया। वो ओशो जैसा कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों को ओशो का लाड़ दुलार प्यार मिला, उसको मिस तो करते हैं, क्योंकि वो वैसा कोई रंच मारते भी उसकी तुलना में कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता।
मैंने मेरे पूरे जीवन काल में पैसे की वजह से ओशो के पास रहने में मुझे कभी दिक्कत नहीं है। और मेरे जैसे लाखों थे जो लोग कुछ मुझसे कहते थे कि वो तो अमीरों के गुरु है। मैंने कहा भाई मेरी हालत देख लो, मैं भी तो उन्हीं का शिष्य हूँ, मेरे गुरु है। मेरे तो खाने पीने का ध्यान ही वही रखता है। पैसे को लेके मुझे ओशो के पास जाने में या उनके पास रहने में मेरे को या दुनिया भर से आए लाखों लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने ओशो के करीब पैसे को कभी भी अनिवार्य नहीं देखा, ऑप्शनल देखा। और अब ओशो चले गए, अब वो बातें सिर्फ याद है। वैसा अच्छा होता, शुभ होता कि आने वाली पीढ़ियां उस खूबसूरत परंपरा को जिंदा रखते। लेकिन होता तो बहुत अच्छा होता, नहीं हुआ। तो जिनको ओशो के इतने खूबसूरत अनुभव हो चुके वो सौभाग्यशाली। बाकी तो अब किसी से आप ओशो जैसी तो अपेक्षा कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है। ओशो तो ओशो है।